दोस्तों, ये कहानी आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर बना रहा हूँ मैं। और मुझे आशा है कि ये कहानी जो है ना आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक रहेगी, क्योंकि अमूमन जब हम परीक्षा दे रहे होते हैं तो मन जो है वो थोड़ा सा विचलित हो जाता है और मन इधर उधर भागने लग जाता है। तो देखिए, एक बार की बात है, एक शहर था और एक शहर के अंदर क्या है, एक व्यक्ति रहा करता था। व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब था, उसकी एक बेटी थी। तो पढ़ाने के लिए थोड़ा समझदार व्यक्ति था, उसने पढ़ने के मामले में अपनी बेटी को पीछे नहीं छोड़ा, उसको स्कूल भेजता था। और जब स्कूल भेजता था तो उसने कहा अपनी बेटी से कि बेटा, कि अगर तू क्लास 12 पास कर देगी ना तो मैं इस शहर के सबसे बड़े होटल में तेरे लिए खाने की प्लेट, जो तेरी फेवरेट डिश है, वो मैं तुझे खिलाऊंगा। बेटी को ये बात बहुत पसंद आ गई। मेरे पापा मेरे के लिए क्या है, सचमुच में मेरी फेवरेट डिश, अगर मैं क्लास 12 पास कर लेती तो पसंद। और क्लास का रिजल्ट आया तो प्यारे साथियों, उस लड़की ने, उस बच्ची ने पूरे डिस्ट्रिक्ट को यानी पूरे ज़िले को टॉप किया। और जब ज़िले को टॉप कर दिया तो पिताजी को वादा पूरा करना था, तो पिताजी उसे रेस्टोरेंट में लेकर गए और बोला कि बेटा, अब तू रेस्टोरेंट में आ चुकी है, ये सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है इस शहर का, फेमस, जो उस शहर का हुआ करता था। अब तुम्हें जो डिश चाहिए वो आप बता दीजिए। तो बेटी ने बोला कि सर, मुझे जो है पाव भाजी खानी है। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात, लेकिन महंगी रेस्टोरेंट की बात तो अलग ही होती है। वेटर आया, वेटर ने पूछा हाँ जी क्या खाना चाहेंगे। बेटी ने बताया कि जी मुझे पाव भाजी खानी है। पिता ने बोला कि एक पाव भाजी लेकर आइए आप इसके लिए। वेटर थोड़ा सा असमंजस में पड़ गया, यार इतने बड़े से होटल में ये बैठे हुए हैं और पिता सिर्फ बेटी के लिए ही बोल रहा है, अपने लिए नहीं कुछ ऑर्डर करा, क्योंकि अमूमन दो हैं। तो पूछता है सर आप क्या खाना पसंद करेंगे। वो कहता है नहीं, मेरी बेटी के लिए आप एक पाव भाजी लेकर आइए। उसने बोला सर आप क्यों नहीं। तो उसने बताया कि मैं गरीब हूँ और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि इस बड़े होटल में मैं खाना खा सकूँ, मतलब चीज़ें खा सकूँ। इसलिए मेरी प्रॉमिस थी कि अगर मेरी बेटी क्लास 12 डिस्ट्रिक्ट को टॉप कर लेगी तो मैं इसको अपने इस ज़िला जो है हमारा, जो शहर है, इस शहर के सबसे बड़े होटल में इसे खाना, जो इसकी फेवरेट डिश है, वो ज़रूर खिलाऊंगा इसे। तो अब मेरी बेटी ने टॉप किया है और मैं इसे यहाँ खाना खिलाने के लिए लेकर आया। ये बात वेटर ने सुनी। वेटर जाकर सीधा जो होटल का मालिक होता है उसके पास जाता है और उस मालिक से जाकर ये कहता है कि सर, एक बच्ची और उसके फादर बैठे हुए हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन गरीब है पिता, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए तो पाव भाजी मंगा रहे हैं। लेकिन आप मेरी सैलरी में से काट लेना, जो आप मुझे वेतन देते हो उसमें से काट लेना, लेकिन ये जो मेरी बेटी है, ये जो बेटी के साथ में जो पिता बैठा हुआ है ना, इसके लिए एक पाव भाजी मेरी तरफ से आप ऑर्डर कर दीजिए और मेरी सैलरी में से काट लेना। ये बात उसको पता लगी कि ऐसा क्या, ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो। वेटर से पूछा होटल मालिक ने, तो उसने बोला कि सर इसकी बेटी ने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है, स्कूल को क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है इसने। और ये बात जैसे ही किसने, होटल के मालिक ने सुनी, उसने बोला कि आप कोई भी पैसा नहीं लेंगे, इन दोनों के लिए आप फ्री में खाना बनाइए, मतलब दोनों के लिए पाव भाजी ले जाइए और दोनों के पैसे नहीं लेने। और वहाँ पर उन्होंने पाव भाजी खाई, बेटी और पिताजी ने, और खाना खाने के बाद चले जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद वही बेटी जो है, लगभग 2 से 3 साल बाद एक IAS अधिकारी बनती है। और जब वो IAS अधिकारी बनती है
तो अपने पिताजी को लेकर उसी रेस्टोरेंट में जाती है और ये कहती है कि मैंने इसी हॉस्टल में, जब मैंने डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया था तो मैंने इसी होटल में, मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं थे, इसी में खाना खाया था और आज मैं पिताजी को यहाँ पर खाना खिलाने आई हूँ और आज हम पैसे भी देंगे और आज मैं जो है क्या भाई, आज तो मैं IAS बन चुकी हूँ, तो कोई वो नहीं है। इस कहानी से क्या समझाने की कोशिश कर, उस लड़की ने ये कहा था कि आपने जो मेरे लिए वो उस दिन पाव भाजी हम दोनों को खिलाई थी, वो मेरे लिए और ज़्यादा प्रेरणा बनी थी कि मुझे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने तो इस समय मेरी मदद की है, लेकिन मैं किस तरीके से औरों की मदद कर सकती हूँ और जो मेरी मदद की है उसको मैं कैसे उतार सकती हूँ। और इसी तरीके से आप सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आप भी पढ़ाई करिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी ने कहा, किसी के कहने से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन तो भाई दो तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है? एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन है और एक आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपके अंदर से आएगा और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि बाहरी मोटिवेशन है, आपको फोर्स किया जाएगा। तो आप सभी इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बनाइए। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर अब आपके लिए ये छोटी सी कहानी के शुरुआत के बाद अब जो है हम यहाँ पर आपके टॉपिक पर आते हैं, जो मुझे आपको समझाना है कि एग्ज़ाम में जाकर हमारे क्या है, मोटिवेशन थोड़ा जल्दी क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। ठीक है, आइए देखिए। सबसे पहले, वैसे आपके सिलेबस का ही पार्ट है, सबसे पहले आपको समझना है इस मोटिवेशन को। इस मोटिवेशन को बोलते हैं हम अभिप्रेरणा। ठीक है, ये होता है मोटिवेशन, यानी कि किसी भी काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अभिप्रेरणा, यानी कोई काम आपको दिखाई दे रहा है तो आप जरूर उस काम करोगे। अभी नहीं समझ आया, समझाता हूँ। अगर आपको ये पानी की बोतल है और ये आपके बेड से मान लीजिए यहाँ पर रखी हुई है और आपका बेड यहाँ पर है, इस वाले हैंड पर मान लीजिए, तो प्यारे दोस्तों यदि आपको प्यास लगेगी तेज तो क्या करोगे, मोटिवेशन अपने आप आएगा, आप जाओगे और पानी की बोतल को उठाओगे और पीना शुरू कर दोगे। सेम चीज़ जब आप जॉब करते हो, स्कूल के लिए जाते हो या कुछ भी करते हो, या आपका एग्ज़ाम है, उस दिन आपको पता चल रहा है कि यार 8 बजे ऑफिस में अटेंडेंस लगानी है, स्कूल में अटेंडेंस लगानी है, तो आप समय से पहले पहुंच जाओगे, क्योंकि उस दिन आँख ऑब्वियसली अपने आप जल्दी खुल जाएगी। यही है अभिप्रेरणा, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। यानी काम करने के लिए क्या है, आपको क्या करा जाएगा, काम करने के लिए क्या किया जाएगा, आपको एक मोटिवेशन आपको जरूरी है, यानी कोई ना कोई काम करने का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। अब ये मोटिवेशन की अगर मैं बात करूँ, ये शब्द जो बना है वो कहाँ से बना है, मोटिव से बना है। इसका मतलब मोटिव यानी कि कोई ना कोई काम करने का क्या है भाई, आपका उद्देश्य है। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप इस एग्ज़ाम को लेकर जा रहे हो, तो आपको टीचर बनना है, DLED करनी है, या आप किसी अन्य एग्ज़ाम को देना है, आप जॉब लेना चाहते हो। ठीक है, इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये आपका उद्देश्य हो गया। ठीक है, ये उद्देश्य क्यों आया, क्योंकि हमारी होती है नीड, क्योंकि हमारी क्या होती है, हमारी होती है आवश्यकता। भाई आपकी आवश्यकता इस समय क्या है, इस समय आपकी आवश्यकता है कि DLED एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना और एडमिशन लेकर एक अच्छा टीचर फ्यूचर के लिए बनना है मुझे। ठीक है, ये आवश्यकता है। किसी का और भी एग्जाम हो सकता है, किसी की जॉब हो सकती है, आवश्यकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहीं से जो है ना आपका क्या आ जाता है, यहीं से आपकी आती है मोटिवेशन साइकिल। तो दूसरे पर पेज नंबर दूसरा ले लेते हैं, तो यहीं से आती है मोटिवेशन की साइकिल। मोटिवेशन साइकिल, साइकिल शब्द आपने देखा, ये साइकिल देखी होगी, ऐसे घूमती रहती है।
तो ये मोटिवेशन भी क्या है हमारा इस तरीके से ही चलता रहता है। तो मोटिवेशन में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है हमारा, अगर मैं बात करूँ आपकी, तो सबसे पहले आता है हमारा नीड, यानी कि किसी भी काम को करने की सबसे पहले आपके अंदर क्या है, उस काम को करने की आवश्यकता होती है आपको, ठीक है। नीड है आपकी इस समय नीड क्या है, आप किसी परीक्षा को पास करना चाहते हो, यानी एग्ज़ाम को पास करना चाहते हो। ये एग्ज़ाम आपका एडमिशन का हो सकता है, किसी का जॉब के लिए हो सकता है। तो सबसे पहली मेन चीज़ क्या आ गई आपकी, नीड आ गई। इस नीड के बाद आपके अंदर एक ड्राइव उत्पन्न होती है, ठीक है, ड्राइव उत्पन्न होती है। जैसे कैसी ड्राइव होगी, मान लीजिए आप एग्ज़ाम को पास करना चाहते हो, कोई भी एग्ज़ाम ले लेते हैं हम, जैसे मैंने ले लिया, मान लीजिए आप डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को ही क्रैक करना चाहते हो। छोटा सा एग्जांपल लेकर चलते हैं, ये कोई भी हो सकता है, सीटेट हो सकता है, आपका DSSS भी हो सकता है, CGL हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप इस एग्ज़ाम को क्या करना चाह रहे हो, क्रैक करना चाह रहे हो, आपकी आवश्यकता है एग्ज़ाम को क्रैक करना। आपके अंदर ड्राइव आई, ड्राइव ये कह रही है भाई एग्ज़ाम करोगे तो कैसे करोगे क्रैक। तो यहाँ से मन में आ रहा है कि भाई मुझे तो एक बुक ले लेनी है, तो ये ड्राइव कहेगा आप बुक ले लीजिए। आपको टेंशन हुई, यानी कि जो आवश्यकता है ना उसको लेकर थोड़ी सी टेंशन हुई, और टेंशन ये हुई कि भाई कैसे क्रैक होगा। आप चले गए दुकान पर, आपने बुक ले ली, ठीक है। तो ये क्या है, यानी आपको थोड़ी सी टेंशन हुई और आप वहाँ से क्या है बुक ले आए। लेकिन पता चला यार ये बुक लेकर आए, मेरे मन में ये आ रहा है एग्ज़ाम पास नहीं होगा। तो आपकी चिंता और बढ़ गई, यार ये बुक लेने से तो मेरे को समझ ही नहीं आ रही बुक में लिखा हुआ क्या है, ठीक है। बुक पढ़कर अगर पढ़ रहे होते तो फिर तो दिक्कत ही नहीं थी। तो बुक अक्सर समझ नहीं आती है, ठीक है, सब कुछ बुकों से ही पढ़ाया जाता है, लेकिन समझा हुआ होता है उन्होंने। तो आपके अंदर यहाँ पर ड्राइव थी, यानी थोड़ी सी टेंशन थी, लेकिन यहाँ पर जाकर क्या है अराउजल आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पर आपके अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन होगी, अब इस बुक से काम नहीं चल रहा। आप ये कह रहे हो यार बुक भी ले आया, सब कुछ कर लिया, लेकिन करूँ कहाँ से, इसमें तो क्वेश्चन दिए हुए हैं, पता ही नहीं चल रहा करूँ कैसे। तो आप क्या करोगे, आप जब अराउजल होगा तो आप ये करोगे, यहाँ से आप ये YouTube पर सर्च करोगे या किसी और के पास जाओगे, यार तूने ये एग्ज़ाम कैसे क्रैक करा, कैसे हुआ। तो आप क्या करोगे, ये अराउजल जो है यहाँ पर आप सर्च करोगे, और कोई ना कोई, जैसे मान लीजिए आपने कोर्स वगैरह खरीद लिया, जस्ट फॉर एग्जांपल आपने कोर्स वगैरह खरीद लिया, और उस कोर्स को खरीदने के बाद आपने उस कोर्स को कंप्लीट करा, कंप्लीट करने के बाद आपने उस बुक को पढ़ी, आह मज़ा आ रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन के सवाल लग रहे हैं, पक्का लगेंगे क्योंकि सीखे हुए हैं अब आपने, ठीक है। तो अराउजल आपके अंदर उत्पन्न हुआ, पहले ड्राइव थी, ड्राइव पर आपने बुक ले ली, बुक लेने पर पता लगा यार नहीं, और ज़्यादा टेंशन बढ़ गई, आपने कोर्स कर दिया, कोर्स में चीज़ें समझ आई, आप बुक पर गए, अब सवाल लग रहे हैं, भाई मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करा आपने, जब कोर्स खरीदा तो आपने किया गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। आपने क्या किया, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ठीक है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करा आपने। जब आप गोल डायरेक्टेड मतलब आपका गोल क्या है, एग्जाम को क्रैक करना, आप उसी दिशा में काम कर रहे हो। अब जब कंटिन्यू आप इस दिशा में काम करते रहोगे तो आप क्या कर लोगे प्यारे दोस्तों, आप उस गोल को क्या कर लोगे, आप अचीव कर लोगे। तो यहां पर मिल जाएगी आपको अचीवमेंट, क्लियर, क्या मिल जाएगी जी, अचीवमेंट आपको यहां पर मिल जाएगी। जो गोल आपका है वो अचीवमेंट आपको 101% जरूर मिलेगी, क्योंकि गोल डायरेक्टर में आप लगातार उस काम को करते रहोगे तो आप अचीवमेंट को क्या है, आप उसको क्या कर लोगे, प्राप्त कर लोगे। और जब ये आपको जो गोल था वो मिल जाएगा तो फिर क्या होगा, जो टेंशन थी आपकी कम होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो फिर यहीं से ये आ जाता है, यहाँ से क्या है आपकी रिडक्शन हो जाती है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रिडक्शन इन अराउजल, यानी कि आपकी जो चिंता थी, जब आपको अचीवमेंट है, जो एग्जाम आपको क्रैक करना था,
सच बताना, अगर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करोगे तो एग्जाम क्रैक होगा या नहीं होगा। और जब हो जाएगा, ईमानदारी से बताना, जब हो जाएगा तो आपको जो यहाँ पर टेंशन थी वो कम होगी या नहीं होगी। आपके अराउजल यानी कि टेंशन में क्या हो जाएगी, आपकी कमी हो जाएगी। तो रिडक्शन यानी या हम कह सकते हैं रिड्यूस इन अराउजल, यानी कि अराउजल में क्या होगी, हमारी कमी होगी। और जैसे ही ये कमी पूरी होगी आपकी, ये गोल आपको मिल जाएगा, आपकी फिर एक आवश्यकता बन जाएगी, बनेगी या नहीं बनेगी। फॉर एग्जाम्पल समझाता हूं अब दूसरा, मान लीजिए आप करना चाहते हो 12th पास, आपने 12th पास करी, आप बुक ले आए, पता लगा यार बुक से काम नहीं चलेगा, ट्यूशन लगाना पड़ेगा। आपने ट्यूशन लगा लिया, टेंशन हुई तो आप बुक ले आए, बुक लेकर आए, बुक से भी काम नहीं चला, बुक समझ नहीं आ रही तो ट्यूशन लगाया, ट्यूशन में चीज़ें समझ आई और आप फिर क्या करने लगे, जैसे ट्यूशन में आपको कराया गया गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करने लगे। आपको क्या था, 12th पास करनी थी, 12th पास होगी और जैसी 12th पास हुई आपकी टेंशन कम हुई और टेंशन कम होने के बाद फिर आपकी क्या है, नीड बन गई, नीड दोबारा बन गई कि अब फर्दर मेरे को CUT एग्जाम पास करना है, मेरे को DLED एग्जाम पास करना है, मेरे को एडमिशन लेना है, आगे बढ़ना है। तो ये साइकिल क्या है, ऐसे चलती रहेगी। तो ये मोटिवेशन साइकिल है, इस तरीके से आपकी चलती रहती है। बोलो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आई या नहीं आई। मैं आशा करता हूँ बिल्कुल समझ 101% आई होगी। लेकिन आपको पता है आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपके सबसे ज़्यादा काम आते हैं इमोशंस। इमोशंस लिख रहा हूं या इमोशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा काम क्या आते हैं, आपके इमोशन। क्योंकि अक्सर तुमने देखा होगा लोगों को कहते हैं यार मैं तो इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा वीक हूँ। लेकिन इमोशन ऐसी चीज़ है कि अगर आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें आती हो, अगर आप अपने इमोशन को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हो तो आधी चीज़ें आप डेफिनेटली बढ़िया कर पाओगे। तो यहीं से आपके मन में आएगा कि सर आखिर ये तो बता दो, आखिर ये इमोशन है क्या। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं, तो इमोशन को अगर डिफाइन करने की अगर आप मुझसे बात पूछोगे तो इनको डिफाइन करना है कॉम्प्लिकेटेड। तो इसीलिए आप कह सकते हो इमोशन क्या होते हैं, इमोशन है जी हमारे कॉम्प्लिकेटेड। कैसे हमारे इमोशन कैसे होते हैं हमारे, ये कैसे कॉम्प्लिकेटेड, इनको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन आप किसी से पूछोगे तो आप अपनी भाषा में बहुत अच्छे से बना सकते हो कि सर इमोशन तो वही है जो दूसरों की ज़िंदगी छोड़ो, जो हमारी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं, वही इमोशन है। सच बात है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी परिभाषा है आपकी। तो इमोशन को क्या है, ये होते हैं कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि ये फीलिंग होती है, ठीक है। तो अगर इनको समझोगे तो ये क्या होते हैं आपके सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होते हैं। यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है भाई, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स से मतलब ये है कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सरल होते हैं समझना, लेकिन धीरे धीरे बहुत कठिन हो जाते हैं। कैसे, एक छोटे बच्चे को देखना रोते हुए ना, आपको पता लगता है वो गुस्सा हो रहा है, लेकिन बड़े पे ना भाई साहब पता ही नहीं लगना क्या दिक्कत है, अकेला रहेगा क्या रहेगा। तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। इसीलिए इनको समझ पाना है मुश्किल होता है, यानी हार्ड टू स्टडी भाई। समझ पाना बहुत ज़्यादा कैसा होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बोलो भाई होता है या नहीं होता, आप बोलोगे बिल्कुल होता है, ठीक है। तो ये बात होगी इसकी। लेकिन मुद्दे की बात ये है, इसी में एक और बात ध्यान रखेंगे कि दो तरीके के व्यक्ति आपने देखे होंगे, एक तो कहता है मैं इमोशनल हूँ और एक कहता है मैं वीक हूँ। तो देखो इमोशनली वीक और एक होता है, कुछ आपने बोलेंगे भाई साहब इमोशनली स्ट्रांग हूँ। इमोशनली स्ट्रॉन्ग, आखिर कैसे पता लगता है कि ये बंदा इमोशनली वीक है
और ये बंदा इमोशनली स्ट्रांग है। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, जो इमोशनली वीक होगा इसको समझ लो, उसके बाद उल्टा समझ आ जाएगा स्ट्रांग वाला। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई, मैं खाली ये समझा देता हूँ आपको इमोशनली वीक क्या होता है, और इसके बाद उसका उल्टा कर दोगे तो इमोशनली स्ट्रांग निकल कर आ जाएगा। देखिए, जो इमोशनली वीक जो होते हैं, सबसे पहली चीज़ तो इसमें इनमें जो है आपको देखने को मिलेगी प्यारे दोस्तों, और वो है आपको कि ये लोग है ना, ये करते हैं सबसे ज़्यादा ओवर रिएक्ट। तो ओवर रिएक्टिव लिख देता हूँ मैं, यानी कि तुम्हें ना जो इमोशनली वीक होगा ना वो ओवर रिएक्ट करता हुआ ज़्यादा मिलेगा। जैसे कुछ चीज़ें आपने देखी होंगी, कुछ बंदे होते नहीं है उस तरीके के, लेकिन उससे ज़्यादा दिखाएंगे। मैं ये हूँ, वो दिखाता है कि भाई ये बंदा इमोशनली वीक है। पहला गुण पहचान बता रहा हूँ, देख लो, ठीक है। और इनको कंट्रोल करना भी अभी बताऊंगा कैसे, और एक एग्जाम्पल भी देंगे। दूसरा क्या है, ये होते हैं आपके ओवर कॉम्पिटिटिव। स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे भाई, सही है ना, COMPETITIV। ये क्या होते हैं, ओवर कॉम्पिटिटिव होते हैं। ओवर कॉम्पिटिटिव कैसे, ओवर भाई देख उसने ऐसा कर लिया, अरे देख मैं भी इस मैदान में हूँ, ओवर कॉम्पिटिट करेंगे ज़्यादा। तो ये इनका दूसरा गुण है इमोशनली वीक पीपल का, ठीक है। तीसरे गुण की अगर मैं बात करूँ, ये होते हैं इम्पल्सिव। ये कैसे होते हैं आपके, इम्पल्सिव होते हैं आपके। ये तीनों गुण जो है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो भाई इमोशनली स्ट्रांग होता है ना, उसका भी बता देता हूं। जो इमोशनली स्ट्रांग होगा उसका एग्जांपल दूं आपको, कैप्टन कूल। कौन, महेंद्र सिंह धोनी भाई, बहुत बढ़िया बंदा। तो कैप्टन कूल का एग्जांपल वैसे बहुत बेस्ट ही है इसका, महेंद्र सिंह धोनी आपके, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी सबसे बेस्ट प्लेयर है, कुछ भी हो जाए इमोशनली कूल है, क्योंकि ना ओवर रिएक्ट करना, ना इम्पल्सिव, और ना ही आपका ओवर कॉम्पिटिटिव है आपके, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं आपके, कोई भी कन्फ्लिक्ट होगा ना, इस कन्फ्लिक्ट्स को क्या करते हैं, इजीली क्या कर लेते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं। और बाकी इसका उल्टा कर सकते हैं आप, ओवर कॉम्पिटिटिव नहीं होते, ओवर रिएक्टिव नहीं होते भाई। हर कंडीशन में, सेम सिचुएशन में अपने आप को, खुशी हो या गम, एक तरह से नेचुरली रहेंगे। तो भाई अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा से आपको कंट्रोल रखना है, क्योंकि इमोशन वो है जो आधे से ज़्यादा की ज़िंदगी खराब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। क्योंकि जो इमोशनली स्ट्रांग जो होता है ना, वो अपने आप को क्या है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर लेता है, अडेप्ट कर लेता है, ठीक है। एडॉप्ट, ठीक है, क्या कर लेता है, एडॉप्ट कर लेता है। क्लियर। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। जो एग्जाम में देख लो अब आपके अंदर कौन सा गुण है। मुझे लगता है ये कहानी और ये टॉपिक ने आपको बहुत कुछ समझाया होगा, क्योंकि समझाने के लिए बहुत कुछ है। तो जाते जाते एक और चीज़ बता देता हूँ प्यारे दोस्तों। एक चीज़ होती है जब आप परीक्षा दे रहे होते हैं, तो यानी कि टेस्ट, या हम इन्हीं को कभी कभी एग्ज़ाम भी बोल देते हैं। तो टेस्ट को ही समझ लेते हैं। टेस्ट का मतलब भी चेक की समझाना ही होता है। तो टेस्ट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक कौन सा होता है, एक होता है आपका स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, और एक होता है आपका नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ठीक है। दो तरीके की क्या होते हैं आपके ये टेस्ट होते हैं प्यारे दोस्तों। और इन दोनों को यदि आपने समझ लिया तो मेरी बात को आप यकीन मानिए कि आपको बहुत सारी चीज़ें
एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको समझ आ जाएगी कि आखिर मैं क्या समझाना चाहता हूँ। देखिए, जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं ना, ये सबसे पहले लिए जाते हैं लार्ज पॉपुलेशन पर। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है आपको, ये जो होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा इग्नोर हम करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस को। इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता को हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो बनते हैं हमेशा, इनको जो बनाते हैं तो ऐसे ही लिख देते हैं, इनको जो बनाते हैं एक्सपर्ट बनाते हैं जितने भी हमारे, तो या ऐसे लिख लो मेड बाय एक्सपर्ट, ठीक है, कैसे भी लिख लो, एक्सपर्ट के द्वारा बनाए जाते हैं या मेड बाय एक्सपर्ट। ऐसे कौन से हैं? आपका 12th बोर्ड का एग्जाम है, ठीक है, आपके अदर एग्जाम है जो ज़्यादातर लेवल पर होते हैं, जैसे आपका आप डीएलएड होने जा रहा है, आपका जैसे सीटेट हो गया, आपका DSSB हो गया, आपका CGL हो गया, SSC के एग्ज़ाम हो गए। इसके साथ ही दूसरा आ जाता है हमारा नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट। तो नॉन स्टैंडर्डाइज की अगर मैं बात करूं तो इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये जो टेस्ट लिए जाते हैं ये होते हैं आपके स्मॉल ग्रुप में लिए जाते हैं। स्मॉल ग्रुप के अलावा आप देखोगे इनमें यहां पर इग्नोर किया जा रहा है, तो यहां पर फोकस किया जाएगा इंडिविजुअल डिफरेंस को। क्लियर? इंडिविजुअल डिफरेंस को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। और अगर हम मेड बाय की बात करें तो ये एक्सपर्ट, तो यहां पर आपके जो टीचर जो होते हैं वही क्या है, इसको बनाते हैं। जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हो तो इसको हम ले सकते हैं, जैसे क्लास टेस्ट है आपका। बोलो ये दोनों चीज़ें समझ आई? होपफुली आपको समझ आई होगी। तो अब टेस्ट तो कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो दो की बात करूँगा, क्योंकि आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो। तो एक जो होता है, एक होता है आपका सब्जेक्टिव और दूसरा क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव। इसमें ध्यान रखना है, इसमें सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, यानी आप चीज़ों को लिखोगे ज़्यादा, लेकिन इसमें सब्जेक्टिविटी बिल्कुल जीरो होगी, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा सर इसमें होता है रिकॉग्नाइजेशन, यानी आपको क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। क्या करना है आपको? रिकॉग्नाइज करना है आंसर को। कैसे आंसर को रिकॉग्नाइज करोगे? जैसे मैंने बोल दिया कि फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, जैसे भारत की राजधानी क्या है भाई, जनरली बच्चे को भी आता होगा। तो देखो ऑप्शन 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया और 4th भी। पहला दे दिया दिल्ली, सपोज करो ईजी है तो कर दोगे। फिर आप यूपी से रहते हैं तो मैंने लिख दिया उत्तर प्रदेश। कोई बच्चा हरियाणा का होगा, हरियाणा का ना लेकर चलो मैं पटना लिख देता हूँ, बिहार के बच्चे बहुत ज़्यादा होंगे और हरियाणा का भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी स्टेट का ये मिल जाएगा भाई। और इसमें से लिख दिया इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखो जिसको आता होगा वो तो दिल्ली, तो इसका मतलब क्या है, कोई बच्चा उत्तर प्रदेश से होगा। अरे भाई उत्तर प्रदेश में कौन सी है, उत्तर प्रदेश ही तो नहीं है। जब बच्चे की समझ नहीं होती है तो समझाना क्या चाह रहा हूँ, इसमें ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं इनमें आपको पहचानने होते हैं आंसर। ये 3 जो होते हैं ना, 3 होते हैं आपको जो डिस्ट्रैक्ट करेंगे, जो आपको क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो आपको कंफ्यूज करते हैं। और एक क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है एक, जैसे इस क्वेश्चन का है। तो 3 डिस्ट्रैक्टर है और एग्जामिनर 3 डिस्ट्रैक्शन बनाते ही इसलिए कि आप आंसर को बनाओगे कैसे, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर आपके MCQ आएंगे
फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू भी एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और सब्जेक्टिविटी में आप ये भी जानते हैं, कोई कह देगा कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी, अपने शब्दों में इनका वर्णन करिए और दिल्ली की 5 विशेषताएं बताइए। तो आप सब्जेक्टिविटी में पूरा पेज भर दोगे, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या लिख दोगे। तो ये चीज़ें समझाने की ज़रूरत थी, ठीक है। तो ये है, क्योंकि इसमें आपका जैसे मैचिंग है, ये सारी चीज़ें आपको पहचाननी पड़ती है। इसमें जैसे मैचिंग भी आ जाएगा आपका, तो ये सारी चीज़ें आपको पहचाननी पड़ेंगी। तो ये एक मोटिवेशन कहानी थी, आपको मैंने समझाने की कोशिश करी है। और यकीन मानिए अगर आप इसको समझ लेते हैं तो यकीन बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।